जय हिंद बच्चों। कैसे हैं आप सभी लोग। आ गए हम दूसरा लेक्चर लेके एब्जॉर्प्शन बाय रूट्स इन प्लांट्स आईसीएससी का चैप्टर लेके। इसका पहला पार्ट आई होप आप लोगों ने देख लिया होगा, क्योंकि अगर वो नहीं देखा है तो यह वाला लेक्चर आप लोग को समझने में बहुत डिफिकल्ट होगा। ठीक, तो एक काम करते हैं, पहले हम लोग थोड़ा इसको रिवाइज कर लेते हैं कि पिछले लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा था, क्योंकि अगर हम रिवाइज नहीं करेंगे बच्चों तो कैसे याद रहेगा, याद तो नहीं रहेगा। ठीक, चलिए, हमने पिछली बार पढ़ा था प्लांट फिजियोलॉजी के बारे में। इसके बारे में एग्जाम में आ जाता है कभी कभी कि व्हाट इज प्लांट फिजियोलॉजी। तो जैसा कि पिछले लेक्चर में मैंने बताया था, इट इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द लाइफ फंक्शन और जैसा कि आप जानते हैं मेटाबॉलिज्म ऑफ प्लांट। अच्छा, जो एब्जॉर्प्शन होता है वो हमेशा रूट से ही होता है, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं। वाटर एब्जॉर्ब होगा, मिनरल एब्जॉर्ब होगा। क्यों होगा सर, बता रहा हूं, आगे बढ़ता। ठीक, क्यों एब्जॉर्ब होगा, व्हाट इज द नीड ऑफ दीज H2O यानी पानी एंड मिनरल्स। पहला, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस फॉर मेकिंग फूड फॉर द प्लांट। दूसरा दिया हुआ है ट्रांसपिरेशन। कूलिंग मैकेनिज्म के लिए एक प्लांट को गर्मी में ठंडे होने के लिए ट्रांसपिरेशन करना पड़ेगा, इसलिए वाटर जरूरी है। हाँ सर, जरूरी है। तीसरा, ट्रांसपोर्टेशन। अब मान लीजिए एक प्लांट फोटोसिंथेसिस करके खाना बनाया और उस खाने को अलग अलग जगह जाना है प्लांट में, तो तब सर पानी की जरूरत पड़ेगी। हाँ बच्चों, जरूर पड़ेगी। ठीक, अगला है मैकेनिकल स्टिफनेस। अगर एक प्लांट सूख जाता है बच्चों तो वो उतना स्टिफ नहीं हो पाएगा। इट नीड्स वाटर टू बी हार्ड एंड स्टिफ। आगे बढ़ते हैं। आगे हमने पढ़ा था व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रूट फॉर एब्जॉर्प्शन, मानी कि क्या क्या एक रूट में नेसेसरी चीजें होनी चाहिए, कैरेक्टर्स होने चाहिए। पहला तो जो रूट का सरफेस एरिया है वो ज्यादा होना चाहिए। ज्यादा होगा तो वाटर ज्यादा एब्जॉर्ब कर पाएगा। हाँ सर, ठीक, आगे बढ़ते हैं। दूसरा, रूट हेयर्स में यानी कि रूट्स के जो एंड पार्ट होते हैं उस पे क्या होता है, सेल सैप प्रेजेंट होता है। हमने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि सैक के अंदर सैप यानी सैप में सैक। मैं लिख देता हूं एक बार और, सैक में सैप। सर मतलब ये जो सैक है ये वैक्यूल की बात मैं कर रहा हूँ। वैक्यूल्स के अंदर ही सेल सैप प्रेजेंट होता है। अच्छा, ये सेल सैप क्या होता है, इसमें आयंस होते हैं जो कि रिलेटिवली ज्यादा होते हैं इन कंपैरिजन टू सराउंडिंग वाटर। अच्छा सर, आगे बढ़े बच्चों, आगे बढ़ते हैं। जैसा मैंने बताया, और एक और चीज, जो मेम्ब्रेन होगी यानी जो वॉल होगी रूट हेयर की वो बहुत थिन होगी। दो तरीके की वॉल होती है, क्या क्या बच्चों, एक सेल वॉल और एक सेल मेम्ब्रेन। ठीक, दोनों थिन होगी। थिन होगी क्यों होगी, क्योंकि वाटर का एब्जॉर्प्शन चाहिए हमें ज्यादा ज्यादा। यस सर, आगे बढ़ते हैं। ये डायग्राम हमने पूरा एक्सप्लेन किया था बना के भी। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इस लेक्चर में हमें क्या पढ़ना है, इस लेक्चर में हमें पढ़ना है कि किस किस टाइप के एब्जॉर्प्शन होते हैं। मेनली आपको 5 तरीके के एब्जॉर्प्शन पढ़ने हैं जो कि रूट से होंगे। पहला क्या है, डिफ्यूजन। आपने पहले के क्लासेस में भी पढ़ा होगा कि डिफ्यूजन क्या होता है। डिफ्यूजन के बाद हम पढ़ेंगे ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस में किस चीज की ज्यादा जरूरत होती है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की। हाँ सर, अगर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन नहीं होगा तो उसे क्या बोलेंगे, उसे हम लोग डिफ्यूजन बोलेंगे। अच्छा, हमेशा डिफ्यूजन कहाँ से कहाँ होता है, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। ऑस्मोसिस में भी सेम होता है बट थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। लेकिन अगर क्या हो, अगर प्लांट को लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ जाना पड़े, मतलब यानी कि मैं एक बार लिखता हूँ थोड़ा, डिफ्यूजन में क्या हो रहा था, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन बह के जा रहा था, यानी कि लो कंसंट्रेशन। यानी कि मैं छत पे गया, वहां से कूद गया, मैंने क्या किया, डिफ्यूजन किया। ठीक, और अगर मुझे नीचे फिर ऊपर जाना है, चढ़ के सीढ़ी चढ़ के अगर मुझे जानी है तो उसमें एनर्जी ज्यादा लगेगी। हाँ, एनर्जी ज्यादा लगेगी। इसमें क्या होता है, एनर्जी इज यूज्ड। ठीक, उसके बाद हम लोग इम्बाइबेशन पढ़ेंगे जिसमें सेल टू सेल एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर होता है। ठीक, फिर हम पढ़ेंगे टर्जिडिटी और फ्लासिडिटी के बारे में। ओके, एक एक करके अब इसको हम शुरू करते हैं। ठीक, यही सब लिखा हुआ था, एक बार मैं पढ़ देता हूँ। द एंटायर मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन एंड वाटर
and mineral from the soil by the root, its movement through the thickness of root, subsequently its upward conduction through the stem is a result of 5 phenomena. मतलब ये 5 phenomena होते हैं. ठीक ठीक है सर. थिकनेस कैसी बताई थी हमने? रूट हेयर्स में जो वॉल्स होंगी थिन होंगी बच्चों, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन. ओके सर, आगे बढ़े. पहले हम पढ़ेंगे इम्बाइबिशन. तो बच्चों जो इम्बाइबिशन होता है वो 2 तरीके के प्लांट्स में हो सकता है, या 2 तरीकों को आप कह सकते हैं टिश्यू में हो सकता है, लिविंग और क्या लिखा हुआ है, डेड. ठीक, लिविंग एंड क्या बच्चों, डेड प्लांट सेल में होता है. क्या होता है, एब्जॉर्ब वाटर बाय सरफेस, यानी कि अगल बगल. ठीक, एग्जाम्पल ड्राई सीड, मतलब वुडन डोर्स, मतलब आपने देखा होगा कभी भी जब मौसम चेंज होता है तो लकड़ी के दरवाजे फूल जाते हैं. वो लकड़ी का दरवाजा तो एक डेड टिश्यू है. हाँ है. जैसे यहाँ पे लकड़ियां रखी हुई हैं, टेबल रखी हुई है, ये क्या करेगा, बरसात के मौसम में फूल जाता है. हाँ फूल जाता है. क्यों? क्योंकि ये मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेता है. तो इसमें सेल टू सेल कॉन्टैक्ट होता है और ये मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता है. एग्जाम्पल ड्राई सीड. आपने घर में कभी भी जब दाल बनती होगी, आपने बताइए कौन कौन सी दाल खाई है? चने की दाल, मसूर की दाल, तूर दाल. सुबह लोग स्प्राउट्स भिगा के खाते हैं. क्यों? जब स्प्राउट्स को हम पानी में डालेंगे तो वो स्वेल कर जाएंगे. ठीक, इसीलिए जैसा कि ये देख रहे हैं आप. ठीक, ये डायग्राम है इम्बाइबिशन का. ठीक, ये बीकर वाटर ड्राई सीड्स, जब हमने इसको पानी में डाल दिया ये क्या बन गया, ये बन गया सोलन सीड्स, यानी जो सीड्स हैं वो क्या हो जाएंगे, वो फूल जाएंगे. ठीक, आगे बढ़े बच्चों. बहुत इजी चैप्टर है. ठीक, जैसे जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ आपको वैसे वैसे पढ़ना है. अब हम पढ़ेंगे डिफ्यूजन के बारे में. तो डिफ्यूजन क्या होता है? डिफ्यूजन इज द प्रोसेस बाय विच मॉलिक्यूल्स ट्रेवल फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू क्या बच्चों, लो कंसंट्रेशन. मानी हाई कंसंट्रेशन टू, लिख देता हूं ना, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन. ठीक, इसमें सेमी परमेबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होता है. देखिए जैसे लिखा है, डिफ्यूजन इज द फ्री मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सब्सटेंस. या वो सल्यूट हो सकता है, सॉल्वेंट हो सकता है, इवन गैस भी. आपने कभी भी देखा होगा जब आप परफ्यूम स्प्रे करते हैं, आप स्कूल में मान लीजिए कभी परफ्यूम लगा के चले गए, कभी कभी क्या होता है टीचर को पता लग जाता है कि इस बच्चे ने परफ्यूम लगाया. क्यों? क्योंकि डिफ्यूजन हुआ. जो क्लास है उसमें तो पहले परफ्यूम था नहीं, लेकिन जब आप परफ्यूम लगा के गए, आपके बॉडी के सरफेस पे परफ्यूम पड़ा हुआ था, वो जब डिफ्यूज किया क्लास में तो सबने वो सूंघा, सर ने सूंघा, आपको डांट पड़ाई. ठीक, फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन when the two are in direct contact. डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होना जरूरी है. एग्जाम्पल, पोटेशियम परमैंगनेट डिसॉल्व्स इवनली थ्रू आउट द वाटर. जब हम एक बीकर में पानी लेते हैं, मान लीजिए 100 ml वाटर लिया, उसमें हमने 1 टेबलस्पून पोटेशियम परमैंगनेट डाल दिया, उसको जब हम मिलाएंगे तो आप देखेंगे जब हम उसको मिलाते हैं ना बच्चों, मान लीजिए ये बीकर है. ठीक, एक सेकंड मैं बीकर बना के अच्छे से बताता हूँ. मान लीजिए ये बीकर है, इसमें हम क्या लेंगे, इसमें हम पानी लेंगे. ठीक, अब हम इसमें क्या मिलाएंगे, 1 चम्मच पोटेशियम परमैंगनेट. जब हम इसमें डालेंगे तो ये पहले ऊपर रहेगा, फिर धीरे धीरे घुलते 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 पूरे में घुल जाएगा. दैट वाई दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज क्या बच्चों, इस प्रोसेस को बोलते हैं डिफ्यूजन. ठीक, बहुत इजी. आगे बढ़ते हैं. एग्जाम्पल जरूर याद रखिएगा, पोटेशियम परमैंगनेट डिसॉल्व्स इजीली इन वाटर. अगला क्या है, ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर. ठीक, ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर. अच्छा, जैसे कि हमने डिफ्यूजन में पढ़ा कि हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन जा रहा है जो भी मॉलिक्यूल या जो भी सॉल्वेंट या गैस जो भी है. अब क्या होगा, एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन रहेगी. सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. ठीक, मान लीजिए यहाँ पे कुछ मॉलिक्यूल्स हैं. ठीक,
बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन में, ठीक, कुछ बड़े मॉलिक्यूल्स, ठीक। ये क्या है बच्चों? दिस इज अ रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन, यानी HC लिख देता हूं मैं, एंड दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ, दिस इज लो कंसंट्रेशन। ये क्या है? दिस इज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक, दिस इज आवर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब क्या होगा, जो भी मेम्ब्रेन रहेगी वो जनरली जो लार्जर मॉलिक्यूल है उसको पास नहीं करने देगी। हाँ सर, नहीं करने देगी। क्यों? सेलेक्टिव, जिस चीज की उस सेल को जरूरत है सिर्फ उसी को जाने देगी, यानी कि जो हमारे छोटे 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 मॉलिक्यूल्स हैं सिर्फ वही पास कर पाएंगे। एग्जाम्पल बच्चा, सेल मेम्ब्रेन इज एग्जाम्पल, सेल मेम्ब्रेन इसका एक एग्जाम्पल है ऑस्मोसिस का, ठीक। देखिए लिखा है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, इट अलाउज द पैसेज ऑफ मॉलिक्यूल सेलेक्टिवली, सम सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, विस्किंग बैग, सेलोफोन पेपर, ठीक। इसको मैं एक बार पढ़ देता हूँ आपके लिए, वैसे आप इसको जरूर पढ़ा करिए, नोट्स पढ़ना इज वेरी इंपॉर्टेंट, नहीं तो आपको समझ नहीं आएगा। ये आप अपने बुक में, अरे सॉरी, नोट्स में बना सकते हैं। ऑस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन थ्रू क्या? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। इसका होना इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसके बिना इसको हम डिफ्यूजन बोलेंगे, ठीक। अच्छा आगे चलते हैं, ठीक। पहले मैं आपको एक डायग्राम समझा देता हूँ, नहीं पहले आपको, कि दो तरीके के ऑस्मोसिस होते हैं। एक का नाम क्या होता है बच्चों? लिख देता हूं मैं, एक का नाम होता है एंडो ऑस्मोसिस और दूसरे को हम बोलते हैं एक्सो ऑस्मोसिस। एंडो और एक्सो। एंडो यानी अंदर, अंदर मतलब बता रहा हूं, इट इज द इनवर्ड डिफ्यूजन। इनवर्ड डिफ्यूजन मतलब अंदर जाएगा, यानी सेल के अंदर जाएगा, ऑफ वाटर थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन व्हेन द सराउंडिंग सॉल्यूशन इज क्या बच्चों? लेस कंसंट्रेटेड, दिस टेंड्स टू स्वेल अप द सेल। यानी जो सेल हमारा होगा, अगर सेल पहले ऐसा है, बाद में कैसा हो जाएगा? ऐसा हो जाएगा, बिकॉज इसमें क्या हुआ? इसमें हुआ एंडो ऑस्मोसिस। एंडो यानी अंदर। वेलकम बैक बच्चों, थोड़ा रिकॉर्डिंग बंद हो गई थी, फिर से स्टार्ट करनी पड़ी। हम लोग एंडोस्मोसिस के बारे में पढ़ रहे थे। अगला क्या है? एक्सोस्मोसिस। दिस इज द आउटवर्ड डिफ्यूजन ऑफ वाटर थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। आउटवर्ड यानी कि जो वाटर होगा कहाँ जाएगा? बाहर की तरफ जाएगा। जी सर, दिस इज द डायग्राम, ये डायग्राम देख लीजिए। ये एंडोस्मोसिस का है, इसमें वाटर इन जा रहा है, एक्सोस्मोसिस में बाहर जाएगा। इसमें सेल क्या हो रही है? सेल श्रिंक हो जा रही है और इसमें स्वेलिंग हो जा रही है। ठीक बच्चों, आगे बढ़ते हैं। आपको आई होप समझ में आ गया होगा। जैसे मैंने लिखा हुआ है, एंडोस्मोसिस यानी अंदर जाएगा, एक्सोस्मोसिस यानी बाहर आएगा। ठीक। अच्छा, एक एक्सपेरिमेंट हम लोग को पढ़ना है बच्चों कि क्या होगा अगर हम लोग रबर शीट का इस्तेमाल करते हैं और किसका? हम लोग मसलिन क्लॉथ का इस्तेमाल करते हैं। रबर शीट, जैसा कि आप लोग को मैं बता दूं, वो एक हार्ड शीट होगी जिससे कोई भी मॉलिक्यूल पास नहीं कर पाएगा। मसलिन क्लॉथ के जो स्पेसेस होते हैं उसमें से जब हम लोग उसको बीकर में डिप किए रहेंगे तो उससे जो शुगर का मॉलिक्यूल है, जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, वो भी पास कर जाएंगे। ये जैसे लिखा है, मसलिन क्लॉथ देयरफॉर इज फ्रीली परमेबल, ये सारे मॉलिक्यूल्स को जाने देगा। तो क्या इसको हम ऑस्मोसिस बोलेंगे? नहीं। और क्या हम, अगर कोई भी मॉलिक्यूल पास नहीं कर पा रहा है रबर शीट में, तो क्या हम उसको ऑस्मोसिस बोलेंगे? नहीं। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ऑस्मोसिस कब तक होगी? ऑस्मोसिस तब तक होगी जब तक कि इक्विलिब्रियम ना बन जाए। इक्विलिब्रियम मतलब जो हाई कंसंट्रेशन और लो कंसंट्रेशन दोनों हो जाए बराबर। जैसे लिखा हुआ है, ऑस्मोसिस शुड कंटिन्यू अंटिल द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स बिकम
इक्वल ऑन बोथ साइड ऑफ द मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन के इस तरफ अगर हाई कंसंट्रेशन था और इस तरफ लो कंसंट्रेशन था तो क्या होगा, जब ऑस्मोसिस होगी तो दोनों हो जाएंगे बराबर, यानी स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम आ जाएगा, तो ऑस्मोसिस उसमें रुक जाएगी। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर? इट इज द मिनिमम प्रेशर दैट इज रिक्वायर्ड फॉर ऑस्मोसिस टू हैपन। ये अगर नहीं होगा तो ऑस्मोसिस नहीं हो पाएगा, यानी अगर हमारे मॉलिक्यूल्स हाई कंसंट्रेशन में हैं और उन्हें लो कंसंट्रेशन में जाना है तो उनको किसकी जरूरत पड़ेगी, ऑस्मोटिक प्रेशर की जरूरत पड़ेगी। आगे चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे टोनिसिटी के बारे में। इट इज अ रिलेटिव कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि दो मेम्ब्रेन के इस साइड और उस साइड, यानी अंदर और बाहर जो भी कंसंट्रेशन है उसका रिलेटिव टर्म इज नोन एज टोनिसिटी, व्हिच डिसाइड क्या, डिसाइड्स द डायरेक्शन एंड एक्सटेंट ऑफ डिफ्यूजन, यानी कितने देर तक होगा, कब तक होगा, कब रुकेगा, इज बेस्ड ऑन क्या, टोनिसिटी। जैसा कि आप देख सकते हैं टोनिसिटी तीन तरीके की होती है, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक। ठीक, आगे मैंने लिखा भी हुआ है, इसको आप देख लीजिए एक बार। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ टोनिसिटी? पहला क्या है, हाइपोटोनिक है, इसको हम लोग टर्जिड कंडीशन में बोलते हैं। ठीक, इसमें बेसिकली क्या होता है, जो सेल हमारी होती है वो श्रिंक हो जाती है, जैसा हमने पहले के पेजेस में पढ़ा था कि एंडोस्मोसिस में क्या होता है, एंडोस्मोसिस हाइपरटोनिक कंडीशन को ही बोलते हैं। आइसोटोनिक में क्या होगा भैया, आइसोटोनिक को हम लोग वैसे फ्लैसिड कंडीशन बोलते हैं, इसमें कोई भी ऑस्मोसिस नहीं, यानी जो मेम्ब्रेन के बाहर और अंदर कंसंट्रेशन है वो दोनों बराबर हो गई, इक्विलिब्रियम की स्टेट आ गई, सो नो चेंज, नो ऑस्मोसिस। हमारा तीसरा है हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक क्या होता है, पहले आप याद कर लें कि इसको हम लोग बोलते हैं प्लाज्मोलाइज्ड कंडीशन। प्लाज्मोलाइज्ड कंडीशन में क्या होगा, सेल जो हमारी होगी वो फूल जाएगी, यानी स्वेल कर जाएगी, उसको हम लोग एक्सोस्मोसिस भी बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब मान लीजिए ये हमारा एक सेल है, हाँ सर सेल है, यहाँ है हाई कंसंट्रेशन। ठीक, मैं बना देता हूँ, दिस इज हाई कंसंट्रेशन। हाई कंसंट्रेशन ये कुछ भी हो सकता है, गैस के मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। ठीक, अब जब ये इसमें से अंदर जाने का ट्राई करेगा यहाँ, ठीक, अगर बाहर कंसंट्रेशन ज्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है अंदर जाएगा। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अंदर जा रहा है, यानी एंडोऑस्मोसिस बोलेंगे। अगर यही कंडीशन हम रिवर्स कर दें तो क्या बोलेंगे, इसको हम एक्सोऑस्मोसिस बोलेंगे। और अगर कंसंट्रेशन बाहर और अंदर की दोनों बराबर हो गई तो क्या बोलेंगे बच्चों, इसको हम लोग इक्विलिब्रियम की स्टेट बोलेंगे, इसको हम लोग आइसोटोनिक बोलेंगे। ठीक, जैसा कि यहाँ लिखा है, ये सेल मेम्ब्रेन है, एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है, हाँ सर होती है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम आ गए हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, अब मान लीजिए मैं छत पे से तो कूद गया था, हाँ सर छत पे से तो आप कूद गए थे, उठ के अब जाना है मुझे वापस छत पे, सीढ़ी चढ़नी पड़ेगी, सीढ़ी चढ़ने में थकान होगी तो एनर्जी यूज हुई ना, इसीलिए थकान हो रही है, हाँ सर हो तो रही है। ठीक, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में भी सेम होता है, उल्टा हो रहा है। क्या हो रहा है, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन को मॉलिक्यूल्स को जाना पड़ रहा है, एनर्जी का यूज होगा, इसीलिए हम इसको एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। वैसे उसको हम लोग पैसिव बोल सकते हैं, डिफ्यूजन इज आल्सो नोन एज पैसिव ट्रांसपोर्ट। इसमें एनर्जी कौन सी यूज हो रही है, एटीपी का फॉर्म में यूज हो रही है। आपको मैं बता दूं, इन 1 मोल ऑफ एटीपी कितना एनर्जी होता है, 7.3 किलो कैलोरी पर मोल। ये आप याद रखिएगा, एग्जाम में जरूर लिखिएगा। ठीक, एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज द पैसेज ऑफ substance, salt or iron from low concentration to high concentration through जैसे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन मैंने बताया था, यूजिंग क्या, एनर्जी इन फॉर्म ऑफ एटीपी, सर्टेन न्यूट्रिएंट्स सच एज क्या बच्चों, नाइट्रेट, सल्फेट, पोटेशियम, जिंक, मैग्नीज एक्सेट्रा कैन नॉट पास थ्रू द सेल ऑफ द रूट इजिली। मतलब ये जो मॉलिक्यूल्स हैं बेचारे, ये सब आसानी से पास ही नहीं पा रहे हैं, इनको ढकेलना पड़ रहा है। ढकेलने की क्या यूज हो रही है, एनर्जी यूज हो रही है इन फॉर्म ऑफ एटीपी। इसको आप जरूर याद रखिएगा, मस्ट रिमेंबर। ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट का क्या है, रीजन है।
पैसिव ट्रांसपोर्ट, जैसा मैंने अभी बताया था, पैसिव ट्रांसपोर्ट इज अ फ्री मूवमेंट, मतलब डिफ्यूजन को हम लोग क्या बोल सकते हैं, पैसिव ट्रांसपोर्ट बोल सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज टर्जिडिटी एंड फ्लैसिडिटी। जैसा कि हमने पिछले पढ़ा था कि किसको हम क्या कहते हैं, यानी कि टर्जिड कंडीशन हम किसे कहते हैं, टर्जिड कंडीशन हम किसको कहते हैं, टर्जिड कंडीशन हम किसे कहते हैं, हाइपोटोनिक कंडीशन को हम लोग टर्जिड कंडीशन बोलते हैं। अब देखिए बताता हूँ इसमें क्या क्या होता है। When a cell reaches a state कि इसमें अब और ज्यादा पानी जा नहीं पा रहा है, ये फूल चुका है इतना ज्यादा कि इसमें अब पानी बेचारा जा ही नहीं पा रहा है, इट इज फुल्ली डिस्टेंडेड, ठीक, देन इट इज कॉल्ड टर्जिड एंड द कंडीशन इज कॉल्ड टर्जिडिटी, ठीक। द प्रेशर, अब ये जो सेल पे प्रेशर लगाएगा इसको हम लोग टर्गर प्रेशर बोलते हैं, यानी जो सेल की वॉल होगी जब ये पूरा भर जाएगा तो इसको हम लोग कुछ बोलेंगे, हाँ सर बोलेंगे, क्या बोलेंगे बच्चों, इसको हम लोग टर्जिड कंडीशन बोलेंगे। द प्रेशर ऑफ द सेल कंटेंट्स ऑन द सेल वॉल इज कॉल्ड एज टर्जिड प्रेशर एंड द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द सेल वॉल ऑन सेल कंटेंट इज कॉल्ड वॉल प्रेशर, यानी जो वॉल जो प्रेशर लगाएगा उसको वॉल प्रेशर बोलेंगे, और जो वाटर के मॉलिक्यूल्स जो वॉल पे प्रेशर लगाएंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग टर्गर प्रेशर बोलेंगे। ये डायग्राम देखते हैं पहले। अब ये देखिए ऑस्मोटिक प्रेशर अंदर गया, ऑस्मोसिस प्रेशर किसमें यूज हो रहा था, ऑस्मोसिस में यूज हो रहा था, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी सेल मेम्ब्रेन, सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन व्हिच इज यूज्ड इन ऑस्मोसिस। टर्गर प्रेशर नीचे लग रहा है, वॉल प्रेशर इधर लग रहा है, ये कंटेंट्स हैं सारे लिखा हुआ है। सेल वॉल रिस्टेन्स एक्सपेंशन ऑफ सेल विथ सेल वॉल प्रेशर, यानी कि इसका एक्सपेंशन रोक दे रहा है। सेल कंटेन्स प्रेशर ऑन वॉल, और वो इसमें ऑस्मोसिस में जो होता है वो आपको पता ही है। आगे चलते हैं। ओह, तो बच्चों इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर भी होता है खत्म। आई होप आपको ये सारा समझ में आ गया होगा। जब अगले लेक्चर हम लेके आएंगे तो ये पूरा स्टार्टिंग से फिर एक्सप्लेन किया जाएगा।